नमस्कार। नई परख के इस विशेष कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आजकल हम सब लोग इस खबर से रूबरू हैं कि भारत का जो शेयर बाज़ार है, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। यह प्रवृत्ति पहले से चलती आ रही है और इस प्रवृत्ति के प्रमुख कारण जो हैं, उसे किस रूप में हम देख सकते हैं, इसके बारे में विचार-विमर्श करने के लिए हमारे साथ आज सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे कुछ बुनियादी चीज़ों को समझना चाहेंगे, जिसमें मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या यह दुनिया भर में जो ट्रंप की घोषणाएँ हैं, उसके कारण जो एक गिरावट आ रही है, उसी से जुड़ा हुआ ये है, या पहले से ही भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ खामियाँ थीं, जो अब और ज़्यादा गंभीर रूप में सामने आ रही हैं? आपकी क्या टिप्पणी? अभी जो गिरावट हुई है, आप ये समझिए कि सितंबर अक्टूबर के महीने से गिरावट हो रही है। बीच में थोड़ा बहुत बढ़त हुई, पर मोटे तौर पे गिरावट की ट्रेंड है। तो वो क्योंकि ट्रंप साहब के आने से दुनिया में अनिश्चितता बढ़ गई है। उनके आने से ये लगा कि डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। वजह उसकी ये है कि हम लोगों ने अभी तक WTO के तहत समझौते किए थे। WTO आया था 1 जनवरी 1995 में, और उसमें कौन कितने टैरिफ पे लगाएगा एक दूसरे पे उसमें समझौता था। अब ये समझौता ट्रंप साहब तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। तो उन्होंने पहले उसको एक अमली जामा पहनाया कि हम एक फेयरनेस की बात करेंगे, कि जितना टैरिफ आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, उतना टैरिफ हम आपके ऊपर लगाएंगे। तो जैसे कि भारत का एवरेज टैरिफ जो अमेरिका लगाता है वो 3% है, हम जो लगाते हैं वो एवरेज में 17% है। तो अगर रेसिप्रोसिटी की बात होती तो 14% टैरिफ लग जाता। यहाँ तो 26-27% की बात चल रही है, तो ये तो ज्यादा है। उसी तरह चीन पे 34% अब लगाया, 20% पहले, 54%। तो चीन का इतना तो टैरिफ है नहीं अमेरिका के गुड्स पे, सर्विसेज वगैरह पे। तो इसलिए ये सीधे सीधे प्रोटेक्शनिज्म है, रेसिप्रोसिटी नहीं है। तो प्रोटेक्शनिज्म क्यों है? क्योंकि WTO के अंदर आप देखिए तो 3 तरह की टेक्नोलॉजी होती हैं जिसके बारे में ट्रेड होता है। तो एक तो हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स होते हैं जिसमें कि उन्नत देश हैं, उनकी मोनोपोली है। फिर इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है और लो टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं, है ना? तो उन्नत देशों को लगा कि हम अपनी हाई टेक्नोलॉजी की तो जो मोनोपोली बनाए रखेंगे। लो टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी में जो तीसरी दुनिया के देश, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो वहां पे उत्पादन कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, स्टील है, एल्यूमिनियम है, ये सब। और वो फिर हमें सस्ते दाम पे देते रहेंगे। पर उससे हुआ क्या कि वहां से जो प्रोडक्शन है वो रीलोकेट कर गया, खासकर जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल्स है, आपके मेटल्स वगैरह हैं, वो अमेरिका से बाहर चले गए। तो जो अच्छे काम वहां मिलते थे इन सेक्टर्स में, वो बंद हो गए। तो लोगों को जो शिफ्ट करना पड़ा सर्विसेज में, बाकी और सेक्टर्स में, जहां पे कि इतनी अच्छा तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती थी। तो इसलिए वहां पे एक परेशानी, जिसको वहां पे बोलते हैं रस्ट बेल्ट। रस्ट बेल्ट मतलब कि जंग लग गई, जहां पे कि जो पहले प्रॉस्परस इंडस्ट्रीज होती थी, जैसे पिट्सबर्ग है, वहां पे स्टील है, डिट्रॉइट है, वहां पे कारों का उत्पादन, तो वो प्रॉस्परस बेल्ट मानी जाती थी कि वहां पे अच्छे काम मिलते हैं। अब वहां पे अच्छे काम वो मिल नहीं रहे हैं। तो इसलिए ट्रंप साहब ने प्रॉमिस किया कि मैं काम वापस ले आऊंगा, चीन से, भारत से, मेक्सिको से, वहां से मैं वापस ले आऊंगा। तो किस आधार पे कर सकते हैं? वो सिर्फ प्रोटेक्शन दे के कर सकते हैं, क्योंकि जो वेजेस हैं, वेजेस में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि वहां पे अमेरिका में मिनिमम वेज $15 है, और ऑटो सेक्टर वगैरह में तो $25 तक भी मिल सकता है। तो यानी कि एक महीने में आप जितना भारत में कमाते हैं, उससे ज्यादा आपको 6-7 घंटे के काम में मिल जाता है। तो वेजेस वहां पे 30-35 गुना ज्यादा हैं। तो इसलिए वहां पे उतना सस्ता उत्पादन तो हो नहीं सकता। तो अगर आपको अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना है तो टैरिफ जब परमानेंटली लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने परमानेंटली नहीं लगाए तो वो जब उत्पादन फिर वही चीन में, भारत में, मेक्सिको में होता रहेगा। तो इसलिए ये लगता है कि जो अगर ये प्रोटेक्शनिज्म का दौर है तो डी ग्लोबलाइजेशन होगा, क्योंकि डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि जो आपस में ट्रेड बढ़ गया था। अगर आप देखें सन 91 में भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करीब 7-8% के आसपास होता था GDP का। अमेरिका का भी 6-7% होता था, जापान का भी 6-7% होता था, चीन का 9%। अब जब WTO हो गया तो सबका ट्रेड बढ़ गया। अब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करीब 22% के करीब है GDP का। अमेरिका का 16-17% है, और जापान वगैरह का ज्यादा है। तो इसलिए जो ये ट्रेड है, ये जब कम होगा तो डी ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू होगा।
अब ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए आपने देखा कि जो है वर्कर्स को भी परेशानी हुई, सबसे ज्यादा फार्मर्स को परेशानी हुई, और ये डी ग्लोबलाइजेशन होगा तो भी वर्कर्स और फार्मर्स को परेशानी और बढ़ेगी। तो कुल मिला के जो अनिश्चितता का दौर है, इसमें हुआ ये कि जब दाम बढ़ने को है अमेरिका में, तो वहां पे परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, उससे वहां की डिमांड कम होगी, और जब वहां की डिमांड कम होगी तो फिर जो इंपोर्ट भी कम हो जाएगा, और तो इसलिए जो दुनिया में जहां पे एक्सपोर्टर्स हैं उनके यहाँ डिमांड कम हो जाएगी। तो अमेरिका में एक तरफ दाम बढ़ेंगे टैरिफ की वजह से, और दूसरी तरफ उत्पादन कम होगा, तो एक स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, और उसमें हो सकता है रिसेशन भी आ जाए। और बाकी देशों में भी, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था का 26% है, तो वो बहुत बड़ा मायने रखता है सब देशों के लिए। वहां पे रिसेशन आता है तो बाकी देशों में भी कमी आ जाएगी, वहां पे भी रिसेशन आने का खतरा है। और क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होंगी तो हो सकता है दाम भी बढ़ते चले जाएं। तो कुल मिला के दुनिया में अनिश्चितता का काल है, और जब अनिश्चितता होती है तो जब जो पैसा होता है वो सेफ हेवन ढूंढता है। तो इसी तरह शुरू में डॉलर की तरफ गया, गोल्ड की तरफ गया, लेकिन ऐसा 1.5 महीने से डॉलर का लगा कि जब अमेरिका में परेशानी बढ़ जाएगी तो डॉलर में गिरावट हुई थोड़ी। पहले तो डॉलर के कंपैरिजन में बाकी सारी करेंसी गिर रही थी, हमारा रुपया भी गिर रहा था, पर इधर कुछ दिनों में रुपया थोड़ा बढ़ा, लेकिन अब वो जब फिर परेशानी में आएगा तो गोल्ड में वो जाएगा, और इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। स्टॉक मार्केट से जब पैसा निकलेगा तो वो फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब कम होंगे तो हमारे यहाँ लिक्विडिटी पे असर पड़ेगा और हमारे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। तो कुल मिला के आप देखें तो एक तरफ इन्फ्लेशन की परेशानी, एक तरफ प्रोडक्शन की परेशानी, फिर इन्वेस्टमेंट की परेशानी, फिर स्टॉक मार्केट में गिरावट, फिर हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में परेशानी, और हमारे रुपए की करेंसी की वैल्यू। तो कुल मिला के ब्रॉड लेवल पे बहुत बड़े उथल पुथल ये हो रहा है, इससे जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं। और क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए उसका असर सारी दुनिया पे पड़ रहा है। अभी जैसे अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि ट्रम्प के फैसलों को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं। क्या इन विरोध प्रदर्शन का कारण यही है कि वहां पर लोगों को महंगाई बढ़ने का डर दिख रहा है, और क्या आपको ऐसी संभावना लगती है कि ट्रम्प पर इसका बहुत दबाव पड़ जाएगा और अपने फैसलों को वापस भी ले सकते हैं? तो ऐसा है कि वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जो ट्रम्प साहब के फैसले हैं उससे जो दाम बढ़ने, वो तो एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि वो सरकार में कटौती कर रहे हैं। उन्होंने यूएस एड का दफ्तर बंद कर दिया, उन्होंने एजुकेशन का जो बंद कर दिया, वहां पे जो हेल्थ सेक्टर है उसमें 20,000 लोगों की छटनी हो रही है, और बाकी और सेक्टर्स में भी जगह जगह छटनी हो रही है। फिर जिस तरह के लोग वहां पे आ रहे हैं ट्रम्प साहब की कैबिनेट में, वो ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने में, तो इसलिए जो लिबरल लोग थे वो परेशान हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं वो परेशान है, वो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो आपने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हाँ मागा जो है, तो वो कहते हैं मेक अमेरिका अमेरिका, मतलब जैसे अमेरिका था वैसे अमेरिका होना चाहिए। मतलब कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो अच्छे जॉब वापस लाएंगे, और दूसरे तरफ जो अच्छे जॉब थे सरकार में उनको आप कटौती कर रहे हैं वहां पे। तो इससे तो मेक अमेरिका ग्रेट नहीं होगा, दुनिया में उथल पुथल हो जाएगी लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट नहीं होगा। तो इसका असर तो ट्रम्प साहब के ऊपर तुरंत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि डेमोक्रेट्स और लिबरल तो उनको पहले भी नहीं वोट करने वाले थे। लेकिन इसका असर तब पता लगेगा जबकि जब वहां पे दाम बढ़ जाएंगे, महीना 1.5 महीने में जब वहां पे तेजी से दाम बढ़ेंगे और वर्कर्स की जो वहां पे गिरावट होगी रियल परचेजिंग पावर में, तो उस समय ये ज्यादा और तेज हो जाएगा। जब वो ज्यादा तेज होगा तो उसका असर उनके वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर भी पड़ेगा। तो ऑलरेडी सुनने में आ रहा है कि वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत खुश नहीं है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो उनको सपोर्ट करता है वो खुश नहीं। इधर इलॉन मस्क उनके साथ है, इलॉन मस्क के ऊपर जबरदस्त हमला हो रहा है, टेस्ला कारें लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है, टेस्ला जो कार के जो एजेंसी है उसके बाद प्रोटेस्ट चल रही हैं। वो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, वो बाकी और देशों में भी हो रहा है। तो टेस्ला में जबरदस्त गिरावट हुई, तो टेस्ला मतलब इलॉन मस्क को करीब $150 बिलियन का फायदा हुआ था ट्रम्प साहब के आने से, तो वो सारा खत्म हो गया। तो इसलिए जो वहां पे उथल पुथल होगी उसका भी असर होगा। तीसरी बात यह कि ट्रम्प साहब को 1.5 साल के अंदर फिर इलेक्शन फेस करना पड़ेगा, वहां पे जो उनके जो कांग्रेस है तो सेनेट में और कांग्रेस में। तो अगर बीच में इन्फ्लेशन तेज हो गया, बेरोजगारी हो गई, रिसेशन हो गया, तो फिर वहां पे ट्रम्प साहब हार जाएंगे। तो जो वो ट्राइफैक्टा को इस्तेमाल करते थे वो ट्राइफैक्टा उनके पास नहीं रहेगा। ट्राइफैक्टा का मतलब है कि आपका सुप्रीम कोर्ट में भी मेजॉरिटी है, आपकी जो कांग्रेस में भी है, सेनेट में भी है, और आप प्रेसिडेंट भी हैं। तो अब ये अगर आपके कांग्रेस में जब परेशानी हो गई तो उसका असर पड़ेगा। फिर कोर्ट्स वहां पे एक्टिव हैं, कोर्ट्स में भी कई जगह जो चैलेंज हो रहा है, और कोर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ये शायद गलती हो रही है, ये सही नहीं है।
तो वहाँ पे कोर्ट्स हो सकता है रुकावट डालें, हो सकता है वहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर रुकावट डाले, पब्लिक में उथल-पुथल होगी, वहाँ पे शोर मचेगा, उसका भी असर होगा। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में बाकी सारे देश एक तरह से कंबाइन कर जाएँ, खासकर ब्रिक्स और ईयू, और वो आपस में टैरिफ ना लगाएं, आपस में डंपिंग ना करें और अमेरिका पे टैरिफ लगा दें, तो अमेरिका पे असर बहुत जल्दी से आएगा, और वो जो असर आएगा तो फिर वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये जो बाकी देशों में अगर गठबंधन हो जाता है, हम आपस में ट्रेड बढ़ा दें, तो उसका असर काफी ज्यादा होगा। अगर हम अपने देश की बात करें सर, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे अन्य मुद्दों पर हमारी सरकार सक्रिय है और इस मुद्दे पर कुछ खास सक्रियता दिखती नहीं है। क्या भारत की सरकार, आपको ऐसा लगता है कि जो स्थिति आई है उसको संभालने के लिए कुछ गंभीर प्रयास कर रही है, या फिर सब कुछ बैकडोर हो रहा है जिसके बारे में आम पब्लिक कुछ नहीं जान सकती? देखिए, ये बार-बार कह रही है सरकार कि हमारे ऊपर कम असर पड़ेगा, बाकी देशों पे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब अमेरिका में रिसेशन आएगा, तो सबका एक्सपोर्ट वहाँ पे कम हो जाएगा और हमारा भी एक्सपोर्ट कम होगा, और हमारे कृषि पे बहुत असर पड़ेगा। जहाँ पे 7% लोग निर्भर करते हैं कृषि पे, उनके ऊपर असर पड़ेगा। उसमें से जो कृषक हैं, उसमें 85% 5 एकड़ से छोटे हैं। तो जब अगर हमारे कृषि के दाम गिरेंगे, तो वह उस पे असर पड़ेगा। या तो हम अगर जो कृषि में टैरिफ कम कर देंगे, तो वहाँ से माल आएगा, तो हमारे जो दाम गिरेंगे, और अगर हमारा दाम माल वहाँ नहीं बिक पाया, तो भी हमारे यहाँ दाम गिरेंगे। तो कृषि में सब ज़्यादा परेशानी होने का है। पर सरकार कह रही है कि हम नेगोशिएट करेंगे वहाँ पे, हम तुरंत टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो जो मतलब ब्रिटेन है, वो भी कह रहा है कि हम तुरंत टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो कुछ ही देश हैं जो कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअली नेगोशिएट करेंगे। पर जो बड़ी-बड़ी इकाइयाँ हैं, जैसे ईयू है, चीन है, इन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया है कि हम टैरिफ लगाएंगे, और एक टैरिफ वॉर लगता है शुरू हो गई है। तो इसलिए इस स्थिति में बाकी देशों के साथ कंबाइन करना चाहिए, जिसका अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट करें। ट्रस्ट मतलब कि चीन कहीं डंपिंग कर देगा, तो सबको टैरिफ लगाना पड़ेगा उनके ऊपर। तो चीन डंपिंग ना करके एक लीडरशिप प्रोवाइड करे कि हम डंपिंग भी नहीं करेंगे और हम आपसे ज्यादा खरीदेंगे। जैसे भारत का करीब $83 बिलियन का डेफिसिट है चीन के साथ। तो अगर वो कुछ मदद करता है, उसमें हमारा मतलब $10-20 बिलियन कम हो जाता है डेफिसिट साल 1.5 साल में, तो उससे बहुत मदद मिलेगी हमें। तो हमें स्ट्रैटेजी करनी चाहिए कि जो अमेरिका तो हमारी बात सुन नहीं रहा, वो तो हमें बार बार टैरिफ किंग कह रहा है, और अभी फार्मास्यूटिकल्स को छूट दी है, लेकिन वो दूसरी सांस में उसने ये भी कह दिया कि मैं फार्मास्यूटिकल्स पे जबरदस्त टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में हमें सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। तो इसलिए कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि भारत को नेगोशिएट करना चाहिए बाकी देशों के साथ। ट्रंप के साथ जो नेगोशिएशन हो पाए या नहीं हो पाए, बाकी देशों के साथ करके, और जो पोजीशन है उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए। क्योंकि जंगल में जब आग लगती है तो सभी को त्रस्त करती है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो ये इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल, जो भारत के आम लोग हैं, उनके ऊपर इस पूरी स्थिति के प्रभाव से संबंधित है। अभी मैं एबीपी न्यूज़ पे एक खबर पढ़ रहा था उनकी वेबसाइट पे, जिसमें ये कहा गया है कि जो सारा कुछ अमेरिका के द्वारा टैरिफ वगैरह लगाया गया है, उससे हर भारतीय परिवार को 23,000 कुछ रुपए का नुकसान वार्षिक रूप से होगा। तो क्या मामला इतना सरल है, या भारत के लोगों के लिए कुछ गंभीर परेशानी होने वाली है? रिसेशन जैसी समस्या भारत में भी आ सकती है या आने वाली है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बाकी देश क्या करेंगे। तो किस पे कितना असर पड़ेगा, वो निर्भर करेगा कि बाकी देशों में समझौता हो पाता है या नहीं हो पाता है। ट्रंप साहब ने जो किया, उसका तो हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। पर जैसे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका की तरफ, वो जीडीपी का 2% के आसपास है। तो 2% में अगर हमारे गिरावट होती है ट्रेड में 10, 15, 20%, तो 0.3-0.4% जीडीपी का असर पड़ेगा। तो इतना अगर हम बाकी और देशों के साथ मिलकर ट्रेड बढ़ा लेते हैं, तो उसका इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अमेरिका के साथ ट्रेड है, उस पर तो जबरदस्त असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो 26% टैरिफ की बात है, उसका असर होगा ही। हमें ये उम्मीद है कि प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ इस बातचीत से जो आर्थिक प्रश्न हैं, उससे जुड़े हुए कुछ पहलू हमें बहुत आसानी से, सभी दर्शकों को, मुझे तो समझ में आया, सभी दर्शकों को भी समझ में आए होंगे। आज की इस बातचीत के लिए अरुण सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरह के प्रश्नों पर आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। नमस्कार। जरूर, नमस्ते।